हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। हम हमेशा ही सुनते हैं कि हमारे शरीर के सही विकास के लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार एक अच्छी डाइट लेने के बाद भी उम्र के साथ शरीर का विकास नहीं हो पाता है, और ख़ास करके न्यूबॉर्न बेबीज़ में समय के साथ विकास नहीं हो पा रहा हो, जैसे कि उनकी हाइट ना बढ़ पा रही हो। आपने बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट अब्दू रोजिक को तो देखा ही होगा। अब्दू को भी ग्रोथ हार्मोन की कमी की समस्या है। अगर आपके बच्चे को भी हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, या फिर वो जिस एज में है और उस टाइम पर उसकी हाइट उतनी नहीं है, रुक सी गई है, तो उन्हें भी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की समस्या हो सकती है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है और इसकी कमी का पता कैसे चलता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पेडिट्रिशियन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से डॉक्टर डीके गुप्ता। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर डीके, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि शरीर में ग्रोथ हार्मोन कौन से होते हैं और शरीर के विकास के लिए ये कितने ज़रूरी होते हैं। देखिए, अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें, जैसा आप पूछ रहे हैं, जी। तो ग्रोथ हार्मोन्स कई सारे होते हैं। जो बच्चा जब पेट में होता है, हमारे जब फीटस होता है जिसको हम बोलते हैं, उसके उस समय से ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है। और जब बच्चा बाहर आता है, इवन प्यूबर्टी तक, जब बच्चे के मूंछ और बाल सब निकल आते हैं या फीमेल्स हैं उनमें मिनार्की स्टार्ट हो जाती है, तब तक ग्रोथ होती है एडोलेसेंट एज तक। उस समय तक कई सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एक तो ग्रोथ हार्मोन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 थायराइड, जिसमें TSH है, T4 है, T3 हार्मोन्स है। सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है। इसके अलावा पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हार्मोन्स हैं, एज के हिसाब से काम करते हैं और उसमें बच्चे की और एडल्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहयोग देते हैं। बच्चों में इनका मेनली ग्रोथ का काम होता है, एडल्ट्स में इसके दूसरे काम होते हैं, वो अलग है, हम लोग डिस्कस करेंगे। पर डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके डॉक्टर डीके, ग्रोथ हार्मोन की कमी से शरीर पर क्या असर पड़ता है और इसकी कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ग्रोथ हार्मोन की कमी होने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो होता है कि कंजेनिटल कमी हो, कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो जी। तभी से उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें कंजेनिटल बोलते हैं। वो हो सकता है कोई म्यूटेशन हो गया हो, जेनेटिक में कोई म्यूटेशन हो गया हो कि जीन वो डेवलप नहीं हुआ, या बच्चे का जो ब्रेन था उसमें कोई डिफेक्ट हो गया हो बनते समय। जैसे जब बच्चा फीटस अंदर ही है, जब गर्भाशय के अंदर है, जब प्रेगनेंसी के दौरान ही कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा, जैसे क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, ब्रेन का डेवलपमेंट खराब हो गया हो और उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस को डैमेज हुआ, उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, बन नहीं पा रहा है। दूसरा होता है एक्वायर्ड, मतलब बाद में होना। वो नॉर्मली एडल्ट्स में कॉमन होता है, तो वो एडल्ट्स में सिम्टम्स आते हैं, या हमारा ऐसा होता है उस समय जब प्यूबर्टी के टाइम पे, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं 10-12 साल, तब पता लगता है। तीसरा होता है इडियोपैथिक, जिसका कारण ही ना पता हो हमें। तो ये 3 मेजर कारण है जिसमें बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो सकती है। ओके। अगर और हम बात करें जी। कितनी कॉमन है, तो नॉर्मली बच्चों में जो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी देखी जाती है, वो एक से बच्चा मिलता है 4,000 से लेकर 10,000 लोगों के बीच में एक बच्चे को ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी होती है। और बड़ों में वही एक होती है 10,000 के बीच में। ये बच्चों में थोड़ा कंडीशन को पहचानना मुश्किल काम होता है, बिकॉज शुरुआत के 2-3 साल पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता कि बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो रही है। बाद में जब 4-5 साल का बच्चा हो जाता है, जब स्कूल जाने लगता है, या बच्चे को वो सिबलिंग से या अपने आसपास के दूसरे बच्चों से सेम एज ग्रुप में कंपेयर करते हैं, तब पता लगता है। तो थोड़ा बहुत डिले इन डायग्नोसिस होता है, वो देखा गया ग्रोथ हार्मोन में। ओके डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि फीटस में जब बच्चा बनता है तो ये ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, पर ये बच्चा जब फीटस में बनता है तो माँ की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे में, या फिर फादर की कमी की वजह से? वो कौन सी नहीं, परेशानी होती है जो बच्चे को ग्रोथ हार्मोन की कमी के एक डिसीज देती है पैदा होने से पहले ही? हाँ, तो बच्चा जब फीटस में है तो इसका मतलब कंजेनाइटल है। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात है, जन्म जी। के समय ही या जन्म के दौरान, उसके पहले जब डेवलपमेंट हो उस समय कोई डिफेक्ट है। तो नॉर्मली म्यूटेशंस होती हैं, उसमें कोई जिम्मेदार नहीं होता, मदर या फादर जिम्मेदार नहीं होता। जब भी बच्चा, जब हम लोग बोलते हैं कंसीव करते हैं, तो जब वो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद जब सेल डेवलप होती है, पूरी बॉडी डेवलप होती है, उस समय जब सेल्स रेप्लिकेट हो रही होती है, सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उस समय कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है। उस म्यूटेशन की वजह से
जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सही से डेवलप नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा है कि कोई म्यूटेशन हो गई या कोई दवाइयां खा ली ऐसी, कोई स्ट्रक्चरल रेडिएशन मिल गए, कोई जिसकी वजह से बच्चे में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो गया, मतलब जो उसका मुंह था तलवा था वो खुला रह गया, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। इसका भी जेनेटिक कॉज भी होता है, कभी कभी एक्वायर्ड कॉज भी होता है, तो उसकी वजह से भी बच्चा डेवलप नहीं कर पाता है और उसके अंदर जो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डेवलप नहीं हो पाता, उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाती है। इसमें किसी खाने पीने का बहुत रोल नहीं है, डेफिनेटली हाँ, मदर को फॉलवाइट या फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होते, उनमें भी कभी कभी रेस्ट्रिक्शन देखा गया है। तो फॉलवाइट या फॉलिक एसिड खाते रहे, उसके अलावा मेजर और कोई रोल नहीं किसी भी चीज का। जी, ओके। डीके जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ग्रोथ हार्मोन की कमी होने पर शरीर में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? तो जैसा मैंने बताया आपको, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी दो लोगों में हो सकती है, जी, छोटे बच्चों में और इन्फेंट जिनको बोलते हैं, या बड़े बच्चों में थोड़ा प्यूबर्टी के आसपास। इसके अलावा जो एडल्ट हैं उनके अंदर भी ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी हो सकती है, उनके अंदर अलग सिम्टम्स होते हैं। तो बच्चों में जो डिफिशिएंसी होती है उसका मेजर रिजल्ट होता है पुअर ग्रोथ, मतलब बच्चे ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं, फेलियर टू थ्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं, एफटीटी बोलते हैं, या माँ बाप बोलते हैं बच्चा मेरा अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से बड़ा नहीं हो रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका मसल मास नहीं है, बच्चा थिन है। तो कहीं ना कहीं ये मेजर सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा छोटा लग रहा है अपनी एज के हिसाब से, उसके जो हेयर की ग्रोथ है और नेल की ग्रोथ वो कम हो रही है, उसका जो टूथ का डिलेड डेवलपमेंट, मतलब दांत जो है देर से निकल रहे हैं। प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, जिसमें साइन सिम्टम्स होते हैं, मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं, कि प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं एडोलेसेंस से पहले 12 साल से आसपास आती है, क्या ना 10 से 12 साल फीमेल में आती है और 12 से 14 साल के बीच में मेल में आती है। तो उसमें जो बच्चों के जो हेयर डेवलप होते हैं, जो जेनिटल ऑर्गन डेवलप होना, या जो बच्चों के अंदर वॉइस चेंज आना, वो डिलेड हो जाती है। ऐसी फीमेल्स में जो मीनार्की स्टार्ट होना, पीरियड्स स्टार्ट होना, वो डिले हो सकता है। बच्चों में ये भी देखा गया कि बहुत सारे बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर का लो हो जाना, वो बच्चों में खासकर देखा गया। मेल बच्चों में देखा गया माइक्रो पेनिस, मतलब पेनिस का छोटा होना। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर ये डेफिशिएंसी एडल्ट ऑनसेट में हो रही, मतलब आप 12-15 साल से बड़े हो गए, उस टाइम देखा गया, तो उसके कारण भी बहुत सारे अलग होते हैं कि आपको ट्रॉमा हो गया है, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से डेवलपमेंट डिले हो गया है, मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से पिट्यूटरी से सिक्रेशंस कम हो गए। तो उसकी वजह से जो एडल्ट्स के अंदर सिम्टम्स होते हैं कि उनके अंदर अपने आप को अच्छा फील ना करना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, जी, एनर्जी कम होना, बॉडी फैट बढ़ जाना। नॉर्मली देखा गया है इसका काम, फैट को मूवमेंट में काफी काम रहता है, फैट को डिस्पर्स करने में, फैट को मोबिलाइज करने में ग्रोथ हार्मोन का रोल रहता है। तो बेली के आसपास तून निकलना जिसको बोलते हैं, तो जी, स्पेशली फैट इकट्ठा हो जाना, मसल टोन कम हो जाना, जो बोन की डेंसिटी कम हो जाना, जिसको वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है और अर्ली फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस हो सकती है, ओके, या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं। कभी कभी इन लोगों में रिस्क, हार्ट डिजीज के रिस्क बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स एडल्ट्स में देखे गए हैं। ओके। डॉक्टर डीके, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हमने एक नवजात शिशु की बात की थी, और अभी आप जानते हैं कि पॉल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है, AQI का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया, और ये बहुत एक गंभीर मैटर भी बनता जा रहा है दिन पे दिन। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो अभी लेडी प्रेग्नेंट है, उन्हें इससे कितना बचाव करना चाहिए, और उनको इससे बचाव कैसे करना चाहिए पॉल्यूशन से? ये बिल्कुल सही बोला आपने। जो इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत खराब है, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए ठीक नहीं है। और जो अर्ली प्रेगनेंसी है, जो जिनको मैंने बताया ना 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी, उनके अंदर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी हो सकती है, और दूसरे डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हार्ट के अंदर डिफेक्ट है और कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे में जो डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो सकता, बच्चे का वेट कम हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, तो वो उनका बच्चे का जो बर्थ वेट होगा वो बाद में कम हो सकता है, बच्चा IUGR हो सकता है। इवन कभी कभी जो लेटर ऑन प्रेगनेंसी में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अर्ली प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी पहले हो सकती है और बच्चा प्रीमेच्योर होगा। डिलीवरी पहले होने से उसका बर्थ वेट कम होगा, बच्चे को जॉन्डिस का खतरा होगा, बच्चे को क्या नाम निमोनिया या RDS जिसको बोलते हैं उसका खतरा होगा, हाइपोग्लाइसीमिया है, फीडिंग इंटॉलरेंस है, इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया है। ऐसे बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से, मतलब मीन अर्ली डिलीवरी की वजह से हो सकते हैं। तो अगर हम पॉल्यूशन से बच के रहें तो अच्छा है, अदरवाइज बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस समय बाहर वॉक नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में रहें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, खूब सारा तरल पदार्थों का सेवन करें, मेडिटेशन करें, नींद अपनी 8 घंटे पूरी लें, हल्का घर के अंदर वॉक कर सकते हैं, घर के अंदर मेडिटेशन कर सकते हैं, हल्का माइल्ड योगा कर सकते हैं, हल्की ओके, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। तो इन सब चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए।
ओके। डॉक्टर डीके, हमने ये तो सुना ही है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन इसके साथ ही और कौन सी समस्याएं उनमें देखने को मिलती हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। तो जैसे मैंने बताया कि उनकी मसल टोन कम होगी, मसल अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब मांसपेशियां अच्छे से डेवलप नहीं होंगी, जी। उनके हेयर की और नेल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बच्चे हाइट उनकी छोटी लगेगी, ये तो आपने बताया। इसके अलावा जो उनके दांत हैं वो उनका डिलेड डेवलपमेंट होगा, देर से निकलेंगे। जो प्यूबर्टी के साइन है, जैसे इसमें मूछ निकलना, बाल आना, आर्मपिट आना, टेस्टिकल डेवलप होना, पेनिस का साइज बढ़ना, या फीमेल्स में मिनार्की पीरियड का स्टार्ट होना और हाइट बढ़ना, ये कहीं ना कहीं डिलेड डेवलप उनकी प्यूबर्टी होती है बच्चों में, मेल फीमेल दोनों में। ब्लड शुगर लेवल कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना। जो मेल बच्चे हैं उनका पेनिस का साइज छोटा होना, जिसको माइक्रो पेनिस बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में इसके अतिरिक्त हो सकते हैं, जो ग्रोथ है या जिसको कहते हैं पुअर ग्रोथ के अतिरिक्त अदर सिम्टम्स है, सारे हो सकते हैं। ओके। डॉक्टर डीके, मैं इसी में ये और ऐड करना चाहूँगा, एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि हाइट तो हमें पता चल गया कि हाइट छोटी होती है, पर हाइट शॉर्ट स्ट्रेचर जैसी भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या इसका कारण सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की कमी है या फिर इसका कोई और भी कारण हो सकता है? तो जैसे मैंने बताया, ग्रोथ हार्मोन एक मेजर कारण है इसका, शॉर्ट स्ट्रेचर का। इसके अलावा और जी। बहुत सारे हैं। न्यूट्रिशनल बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको बच्चे को प्रोटीन डेफिशिएंसी है, आयरन नहीं मिल रहा है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई मदर को, या सेक्स हार्मोन जो जो होता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनकी डेफिशिएंसी है, तो इनकी वजह से भी बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं और बच्चा छोटा हो सकता है। तो थायराइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, थायराइड में T4 T3 TSH है, इसके अलावा पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं। इसके अतिरिक्त न्यूट्रिशनल बहुत बड़ा कारण है, खास करके जो गरीब देश है उसमें, कि बच्चों को प्रोटीन डाइट कम मिलना, आयरन कम मिलना, फैट कम मिलना या कार्बोहाइड्रेट कम मिलना। तो इस तरह की भी जो डाइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए। अगर इसमें भी कमी होती है तब भी बच्चा कम ग्रो करेगा। ओके। डॉक्टर डीके, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या प्रेगनेंसी में किसी दिक्कत की वजह से बच्चे में शॉर्ट स्ट्रेचर या फिर ग्रोथ हार्मोन में जैसी कमी समस्या हो सकती है? हाँ, अगर प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कोई एक्सरे रेडिएशन हुआ है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है, कोई ओके। बच्चे को क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट डेवलप हो गया है, बच्चे का ब्रेन का साइज स्मॉल हो गया है, बच्चे की ओवरऑल किसी वजह से ग्रोथ रिटार्डेड हो गई है, कोई दवाइयां ऐसी खाई हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल है, बच्चे की ग्रोथ को डिफिशिएंसी कर रही है, बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं कर रही है, या ब्रेन डेवलपमेंट में डिले कर रही है, ब्रेन डेवलपमेंट को स्टॉप कर रही है, या मदर ने न्यूट्रिशनल अच्छा डाइट नहीं ली, फॉलोआइट अच्छे से नहीं लिया, आयरन नहीं लिया, कैल्शियम नहीं लिया, या डाइट पूरी नहीं ली, तो कहीं ना कहीं बच्चे की डिफिशिएंसी हो सकती है, ग्रोथ की डिफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान भी। ओके। डॉक्टर डीके, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, शॉर्ट स्ट्रेचर का या फिर ग्रोथ हार्मोन की कमी का पता लगाने के लिए किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं? एक बड़ा अच्छा सवाल है। नॉर्मली मैंने कहा ना कि एक तो डायग्नोसिस डिले होती है, तो पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस बननी चाहिए जी। कि बच्चे में क्या सच में ग्रोथ कम हो रही है। तो मदर को, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका बच्चा सेम एज ग्रुप वालों बच्चे से ज्यादा छोटा लग रहा है, या जो सिबलिंग है उससे ज्यादा छोटा लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और नॉर्मली मदर और पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बच्चे को लेके पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वैक्सीनेशन के दौरान या नॉर्मल कंसल्टेशन के दौरान भी उसकी हाइट और वेट चेक कराना चाहिए और देखना चाहिए कि वो ग्राफ में जो ग्रोथ रेट है उसमें किस परसेंटाइल पे आ रहा है। अगर 50th परसेंटाइल से ऊपर है तो चिंता वाली बात नहीं है। अगर वो 3rd परसेंटाइल से नीचे है तो इसका मतलब उसका ग्रोथ कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली अगर हम ग्रोथ हार्मोन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं तो बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल या नियर नॉर्मल हो सकती है। और खास करके जो सेकेंड स्टेज है, जहाँ पे सेकेंड स्टेज में जब ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी होती है, जो बच्चों मतलब जो बच्चों में फीमेल्स हैं उनमें 10 से 13 साल की उम्र में होती है और मेल है उनमें 12 से 16 साल की उम्र में होती है, तो उस समय भी डिलेड प्यूबर्टी के साइन चेक करने चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि जो फीमेल बच्ची उसका पीरियड डिले हो रहे हैं या उसके जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप सही से नहीं हो रहे हैं। मेल्स में टेस्टिकल का साइज स्मॉल है, पेनिस का साइज स्मॉल है, उसकी जो मूछे हैं या जो आर्म पिट में बाल आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, या जो प्यूबिक हेयर्स हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें पहले तो क्लिनिकली देखना चाहिए, वो एक डॉक्टर अच्छे से देख सकता है। अगर आपको सस्पेंशन लग रहा है तो नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं, या अगर फीमेल बच्ची है तो गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, सो दैट हमें साइन और सिम्टम से एटलीस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस बन जाए, उसका हम टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने के लिए हमें उसका देखना पड़ता है, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें हम देखते हैं, एक्सरे करते हैं, एक्सरे में हैंड्स का एक्सरे करते हैं जिसमें देखते हैं यहाँ की जो बॉन्स हैं उनकी ग्रोथ कैसी है, क्या वो फ्यूज हो गई या नहीं फ्यूज हुई है, तो उसकी ग्रोथ से पता लग जाता है कि बच्चे की एज के हिसाब से बोन ग्रोथ कैसी है। इसलिए बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी को पता कर सकते हैं। इसमें जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो होते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF-1 बोलते हैं। इसके अलावा बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3, IGFP3, तो इसका भी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा
ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है, जिससे हम देख सकते हैं कि अगर हमने कि स्टिमुलेशन करने के बाद ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिफिशियंसी है। इसके अलावा ब्रेन में कोई मेल फॉर्मेशन तो नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई एडिनोमा तो नहीं है, कोई ट्रॉमा की वजह से कोई डिफेक्ट तो नहीं हुआ है वहां पे, तो उसके लिए हम एमआरआई कराते हैं ब्रेन का, उससे पता लग सकता है। अगर हम बात करें एडल्ट्स में, तो एडल्ट्स के टेस्ट अलग होते हैं। नॉर्मली एडल्ट्स में हम लोग देखते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसमें करते हैं इंसुलिन का टेस्ट करते हैं, इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, उससे चेक करते हैं। इसके अलावा ग्लूकागॉन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। इसके अलावा एक होता है मैसिव मोरेलिन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। तो ऐसे 2-3 टेस्ट होते हैं जिससे हम एडल्ट का भी डिफिशियंसी पता कर सकते हैं। ओके डॉक्टर डी के, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने सिम्टम्स की बात कर ली और हमने ग्रोथ हार्मोन्स को जाना, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स की कमी को कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या बच्चों और अडल्ट्स के इलाज में कोई प्रोसेस में डिफरेंट होता है, फर्क होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं पहले तो ये बताऊंगा, जितने भी माताएं बहनें हैं, जो हमारे जी। पेरेंट्स हैं, उनको बड़ा अवेयर होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो सकती है। और 4,000 में एक बच्चे में ऐसी कॉमन है, बहुत कॉमन तो नहीं, बट हाँ कॉमन, इतना कॉमन ढूंढना चाहिए। अगर कोई आपका बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, बच्चा आपका दूसरे बच्चों के जो एज ग्रुप है उनसे छोटा है, खास के 2 साल जब बच्चा चलने लगता है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। बट बहुत बार डिले हो जाता है, जब बच्चा स्कूल पहुंचता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है, तब हमें लगता है कि हमारा बच्चा शायद ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंट है या उसकी हाइट कम हो रही है, तब हम उनका कॉज ढूंढते हैं। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, तो बच्चे की हाइट को हम नॉर्मल, नियर नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए अर्ली स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है कि हम पता कर लें कि बच्चे की हाइट जो है बाकी लोगों से, बाकी बच्चों से कम तो नहीं है। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, इसमें हम सिंथेटिक या रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन को यूज करते हैं, उसके इंजेक्शन होते हैं, नॉर्मली आराम से ओपीडी के बेस पे दे सकते हैं, ठीक है। और इससे अगर देने से फायदा ये है, अगर टाइमली स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे की जो हाइट है वो नियर नॉर्मल हो सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कई साल देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपको रेगुलर अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। लगातार हमें कई सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, 7 होता है, एक्सरे कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं देखने के लिए, और हाइट को मेजरमेंट करना पड़ता है कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इस ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी ट्रीटमेंट के। जिस बच्चे को लगा रहे हैं वहां पे थोड़ा हो सकता है बच्चे को हेडेक हो जाए, सरदर्द बताए बच्चा, या मसल पेन हो, या जॉइंट पेन हो जाए। जी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में हाथ पैर में हल्की फुल्की स्वेलिंग भी आ सकती है। तो ये थोड़े बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। कभी कभी जो रेयर साइड इफेक्ट में बच्चे को हो सकता है विजन प्रॉब्लम हो जाए या पेनक्रेटाइटिस हो जाए, तो ये थोड़ा रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। ओके और ये विजन प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है हर छोटे बच्चे में। तो मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, हार्मोन थेरेपी का उपयोग इसमें कब किया जाता है और आखिर ये थेरेपी क्या है और कैसे काम करती है? तो जैसे मैंने बताया, हार्मोन थेरेपी जब काम करती है जब हमें कंफर्म हो जाए कि बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है। अगर ग्रोथ ओके। हार्मोन डिफिशियंसी नहीं है तो फिर हम हार्मोन थेरेपी नहीं देते। अगर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, मतलब खाने पीने की वजह से, या मान लो कि मदर और फादर की हाइट ही कम है, जिसको बोलते हैं मिड पेरेंटल हाइट निकालते हैं, अगर माता पिता की दोनों का हाइट कम है तो डेफिनेटली बच्चे की हाइट कम होने की संभावना है। तो अगर ऐसा कुछ, या क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट है जिसकी वजह से बच्चे को डिफिशियंसी हो गई ग्रोथ हार्मोन की, या कोई एडिनोमा ट्यूमर था उसको निकाल दिया हमने उसके, तो ये सब जब अगर कंफर्म है कि डिफिशियंसी है तभी हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म हमें ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन है, और उसको मॉनिटर करना पड़ता है, उसका नॉर्मली बच्चे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हमने कुछ टाइम पहले भी बात की थी न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, तो ये हार्मोन से संबंधित समस्याएं जो उनके होती हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या एहतियात बरते जाएं प्रेगनेंसी के टाइम पर? देखिए, प्रेगनेंसी एक बड़ी प्रीशियस चीज है। जी। इसमें मदर और फादर दोनों को बड़ा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। बड़ी अच्छे से किसी, सबसे पहले जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उस समय आप डॉक्टर को जरूर शॉर्ट लिस्ट कर लें, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर सर्च कर लें प्रेगनेंसी होने से पहले, और प्लानिंग से पहले डिस्कस कर लें, अपने बेसिक टेस्ट करा लें, कोई आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं, कोई आपके अंदर डिफिशियंसी तो नहीं है, थायराइड की डिफिशियंसी तो नहीं है, आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंजेनाइटल आपके अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है यूट्रस में, वेजाइना में। तो ये सारे जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं मदर के, वो हो सकते हैं, इवन फादर के भी टेस्ट हो सकते हैं। कोई आपको लग रहा है मदर फादर में कोई सिंड्रोमिक सिम्टम्स लग रहे हैं तो उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। कोई हिस्ट्री है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की तो उसको रूल आउट कर सकते हैं। उसके बेस पे प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं
तब भी हमें डॉक्टर की रेगुलर विजिट करनी चाहिए, खास करके गायनेकोलॉजिस्ट की। अर्ली प्रेगनेंसी में, लेट प्रेगनेंसी में हमेशा हर हफ्ते 10 दिन में जब भी डॉक्टर कहते हैं उस हिसाब से कराना दिखाना चाहिए। और साथ में जो भी टेस्ट कराने पड़े, चाहे वो रेडियोलॉजिकल टेस्ट, उसमें अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए, या कभी कभी कुछ जेनेटिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्रॉनिक ब्लड सैंपलिंग करानी पड़ती है हमें, या कुछ हमें एमनियोटिक फ्लूइड देखना पड़ता है, या कुछ हमें ऐसे टेस्ट कराने पड़ते हैं जैसे ट्रिपल मार्कर है, क्वाड्रपल मार्कर्स हैं, जिसमें बच्चे की हमें पता लगा कोई सिंड्रोम तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट बहुत जरूरी है। थायराइड का टेस्ट बहुत जरूरी है मदर का। इवन मदर को बहुत सारे सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है प्रेगनेंसी में, आयरन है, कैल्शियम है, या कुछ विटामिन हैं, तो इस तरह की, या डाइट है, तो इस तरह की चीज को ध्यान रखना चाहिए। और डिलीवरी के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं गायनेकोलॉजिस्ट के या पीडियाट्रिशियन के, उन पे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है फीटस में, जब हम सीरियल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता लग जाता है कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है। अगर ग्रोथ कम हो रही है तो हमें ग्रोथ का क्या कारण है कमी का, वो देखना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए। तो ये सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चा हमारा स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, और फीटस में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होगा। ओके डॉक्टर डी के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी होने पर डॉक्टर आपके शरीर की जांच कर आपका इलाज करेंगे, और जिन लोगों को ये समस्या गंभीर रूप में होती है उन लोगों को इलाज के लिए हार्मोन थेरेपी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और हेल्थ के नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.